हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के हम इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का हेल्थ साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स के। जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट ये पार्ट 3 है जो कि अगस्त 2023 में रिलीज हो रहा है। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो और इन लाइक फॉर इन दैट केस, लाइक अगर हमने जो भी यूनिट 1 में अभी तक पढ़ा है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क एंड यस लेट्स कैरी ऑन विद द वीडियो। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलनेस कॉग्निशन। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज जो टॉपिक छोटा है बट लेकिन इम्पॉर्टेंट है काफी, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन। तो पहले हम देखते हैं इलनेस कॉग्निशन। सो लेवेंथल और उसके कलीग्स ने इलनेस कॉग्निशन को कैसे डिफाइन किया था, हम ये समझते हैं। तो अ पेशेंट्स ओन इम्प्लिसिट कॉमन सेंस बिलीव्स अबाउट देयर इलनेस। तो एक जो पेशेंट है, लाइक सपोज आई एम द पेशेंट, मैं किसी एक बीमारी से सफर कर रही हूँ, तो मेरे खुद के कुछ इम्प्लिसिट कॉमन सेंस बिलीव्स होंगे मेरी इलनेस को लेके, तो उसको हम इलनेस कॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, मेरे जो खुद के बिलीव्स है मेरी इलनेस के बारे में, दैट विल कम अंडर इलनेस कॉग्निशन। ये लेवेंथल और उसके कलीग्स ने ये डेफिनेशन दी थी इलनेस कॉग्निशन की। इलनेस कॉग्निशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये पेशेंट का जो परसेप्शन है, बेसिकली इस केस में मैंने जो भी पिछले स्लाइड में एग्जांपल दिया कि अगर मैं पेशेंट हूँ, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फिजिकल इलनेस है या फिर कोई भी मेंटल इलनेस है और मेरा उसको लेके जो भी परसेप्शन है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर टीबी है तो फिर मेरा उस टीबी को लेके परसेप्शन क्या है, उसको हम इलनेस कॉग्निशन में इंक्लूड करेंगे। या फिर मैं उससे क्या इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि वो मेरी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है ये बीमारी, दैट विल आल्सो कम अंडर इलनेस कॉग्निशन। और मैं बीमारी के बारे में क्या समझती हूँ, क्या मुझे उसके रूट कॉजेस पता है, क्या मुझे पता है कि वो क्यों हुआ है, उसके सिम्टम्स मुझे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, दैट आल्सो कम अंडर इलनेस कॉग्निशन। और उसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मुझे क्या नॉलेज है, ट्रीटमेंट कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है, वो सब कुछ इलनेस कॉग्निशन के अंडर आता है। तो बेसिकली ये बहुत सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करता है, जिसमें क्या क्या चीजें आती है: अटेंशन, इंटरप्रिटेशन और बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू इलनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब मुझे जो भी बीमारी है, लाइक टीबी है, तो मुझे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी मेरी कॉग्निटिव प्रोसेसेस उस इंफॉर्मेशन, लाइक मेरे पास मैं जो भी इंफॉर्मेशन होल्ड करती हूँ और मेरे माइंड में उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रही हैं, फिर चाहे वो अटेंशन हो या फिर इंटरप्रिटेशन हो या बिहेवियर हो, उसको हम इलनेस कॉग्निशन में कंसीडर करेंगे। और ये रेलेवेंट होती है इन द लाइक रेलेवेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ डायग्नोज्ड हेल्थ कंडीशन and have important implications for subsequent illness behavior. For example, self-care, healthcare utilization और treatment adherence. तो बेसिकली अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोज नहीं भी हुई है, लाइक कोई टेस्ट नहीं हुए, बट यू नो यू जस्ट होल्ड दीज बिलीव्स कि यार मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब मुझे बीमारी हो सकती है, तो फिर बेसिकली यू आर जस्ट टू मच केयरफुल कि कहीं मुझे ये ना हो जाए। सपोज कोई चीज रन करती है आपकी फैमिली में, सो इट्स जेनेटिक, तो हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ केयर ज्यादा करो या फिर हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन जो है वो आप अपना बढ़ा के रखो, या फिर आप ट्रीटमेंट सीख करते रहो, उस बारे में पढ़ते रहो। तो बेसिकली दैट ऑल्सो कम्स अंडर इलनेस कॉग्निशन। ठीक है, कोई बीमारी नहीं भी है बट यू आर लाइक कॉशियस अबाउट डेवलपिंग अ डिसीज, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, एंड दिस ऑल्सो कम्स अंडर इलनेस कॉग्निशन। फिर इलनेस कॉग्निशंस होते क्या हैं, तो लेवेंथल और उसके कलीग्स ने 5 कॉग्निटिव डायमेंशंस आइडेंटिफाई करे थे इन बिलीव्स के। किन बिलीव्स के? इलनेस कॉग्निशन के। तो पहला है आइडेंटिटी। तो बेसिकली हम अपनी इलनेस को लेबल क्या दे रहे हैं, बेसिकली मेडिकल डायग्नोसिस क्या दे रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। वो और बेसिकली हम कैसे पता लगाते हैं जो सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
आई हैव अ कोल्ड मैंने बोला, ठीक है, तो ये डायग्नोसिस हो गया, तो ये आइडेंटिटी हो गई कि मैंने अपनी बीमारी को एक नाम दे दिया कि मेरी रनी नोज है, मेरी हेडेक है, मेरा टेम्परेचर हाई है, तो मुझे कोल्ड है, और ये मेरा डायग्नोसिस हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई। और मैं जब बोल रही हूँ विद अ रनी नोज, तो रनी नोज क्या है, सिम्टम्स है, तो बेसिकली जो भी मेडिकल डायग्नोसिस है और जो भी सिम्टम्स हैं दैट कम्स अंडर आइडेंटिटी। दूसरा क्या है कि इलनेस का कॉज क्या है, द परसीव्ड कॉज ऑफ द इलनेस, और ये ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। सपोज आप कहीं गए और वहां पे कोई बीमार था, लाइक, तो बेसिकली अगर वायरल डिसीज है तो चांसेस है कि आपको भी क्या आप भी वो बीमारी कैच कर लोगे, या फिर हो सकता है कोई लिजन हो, या फिर हो सकता है वो साइको सोशल हो, जैसे कि स्ट्रेस या हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। तो बेसिकली लाइक अगर यहाँ पे हम कोल्ड का अगर हम वो लें तो ये एक वायरल डिसीज है, तो हम बोल सकते हैं आप एक ऐसी जगह गए जहाँ पे लोगों को कोल्ड हो रखा था, तो इसलिए आपने कोल्ड कैच कर लिया, तो बेसिकली ये आपके इलनेस का परसीव्ड कॉज हो गया कि इस वजह से मुझे ये बीमारी हुई। फिर टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होता है कि पेशेंट का क्या बिलीफ है कि उसकी जो इलनेस है वो कितने दिन लास्ट करेगी, क्या वो एक्यूट है, मतलब क्या वो शॉर्ट टर्म है, या फिर वो क्रॉनिक है, मतलब लॉन्ग टर्म है, जैसे कि माई कोल्ड विल बी ओवर इन फ्यू डेज। अब जैसे कोई ऐसी बीमारी है फीवर या कोल्ड, तो हमें पता है कि वो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, तो फॉर दैट हम बोल सकते हैं कि इट इज एक्यूट एंड इट विल बी ओवर इन फ्यू डेज विद इन अ वीक। तो ये टाइमलाइन हो गई। फिर बाकी के दो क्या हैं, अभी तक हमने तीन कौन कौन से पढ़े, पहला पढ़ा आइडेंटिटी, फिर पढ़ा परसीव्ड कॉज ऑफ इलनेस, फिर पढ़ा टाइमलाइन, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बेसिकली पेशेंट का परसेप्शन क्या है पॉसिबल इफेक्ट्स को लेके, लाइक जो भी उनको इलनेस है वो उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इस चीज को वो कैसे परसीव कर रहे हैं, उसको हम कॉन्सिक्वेंसेज में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड जो है वो सोशल फंक्शनिंग में कैसे अफेक्ट कर रहा है, या फिर लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एक इंसान की, दैट विल कम अंडर कॉन्सिक्वेंसेज। और ये कॉन्सिक्वेंसेज फिजिकल हो सकते हैं कि लाइक हेडेक हो रहा है, अगर कोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो हेडेक है, रनी नोज है उससे इरिटेशन हो रहा है, या फिर कोई और बीमारी है तो जिसमें आपको पेन हो रहा है तो पेन हो सकता है, या फिर suppose you met an accident तो you are unable to move, तो मोबिलिटी की लैक, दैट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। और इमोशनल भी हो सकता है, जैसे कि कोई अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, जैसे जब कोविड हुआ था तब लोगों को आइसोलेट कर दिया जा रहा था, तो फिर इमोशनल में लॉस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, लोनलीनेस आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स भी हो सकता है, जैसे कि योर कोल्ड, अगर अगर आपको कोल्ड है तो यू आर अनएबल टू गो आउटसाइड प्ले विद योर फ्रेंड्स एंजॉय विद देम, और यू वोंट बी इवन एबल टू सी योर फ्रेंड्स, तो दैट विल कम अंडर लाइक फिजिकल इफेक्ट भी आ गए कि आप खेल नहीं पा रहे, आप बाहर जाके एंजॉय नहीं कर पा रहे, और इमोशनल भी आ गए कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, आइसोलेशन में हो, तो दैट कम्स अंडर द कॉन्सिक्वेंसेस। देन क्यूरेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी जो कि लास्ट फैक्टर है, तो पेशेंट जो है वो इलनेस को एक और चीज में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो क्या जानते हैं, कि वो क्या बिलीव करते हैं कि उनकी इलनेस जो है क्या उसको ट्रीट किया जा सकता है, क्या वो ठीक हो सकती है, और किस एक्सटेंट तक हो सकती है, और वो कितना ज्यादा उनके कंट्रोल में है कि उसको क्योर करना, कंट्रोल करना, या फिर दूसरे लोग मतलब कि डॉक्टर्स, दूसरे प्रोफेशनल्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली इफ आई रेस्ट माई कोल्ड विल गो अवे। अब जैसे कोल्ड जैसी अगर कोई छोटी सी बीमारी है, देन इट्स लाइक कि अगर मैं रेस्ट करूंगी तो कोल्ड चला जाएगा, अगर मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले आऊंगी तो माई कोल्ड विल गो अवे। बट हम यहाँ पे कोल्ड की बात कर रहे हैं, बट अगर कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह है, तो उस टाइम पे बिलीव्स बहुत ज्यादा शेक हो जाते हैं कि यार इसकी तो इतनी रिसर्च भी जो हुई है उसने यही बताया कि कैंसर पेशेंट्स उतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पाते, या फिर आपको अपने डॉक्टर पे कितना भरोसा है, डैट ऑल कम्स अंडर क्योरेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। सो हमने 5 फैक्टर्स पढ़े, आइडेंटिटी, कॉज, टाइमलाइन, कॉन्सिक्वेंसेस, क्योरेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। ये लेवेंथल और उसके कलीग्स ने ये 5 डायमेंशन दिए थे कि इलनेस कॉग्निशंस में ये 5 बिलीव्स आते हैं, कब ये 5 कॉग्निटिव डायमेंशंस हैं इलनेस कॉग्निशन के बिलीव्स के। उसके बाद हम देखते हैं कि इलनेस कॉग्निशन को मेजर कैसे किया जाता है।
तो एक तो क्वेश्चनर यूज करके, ये एक तरीका है इलनेस कंडीशन को मेजर करने का। बेसिकली एक क्वेश्चनर है जो कि वीनमैन ने बनाया था 1996 में, इसका नाम है IPQ, इलनेस परसेप्शन क्वेश्चनर। ये जो क्वेश्चनर है ये सब्जेक्ट से रेट करने को बोलता है एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स को अबाउट देयर इलनेस, लाइक 0 से 4 तक का स्केल हो सकता है, 1 से 5 तक का स्केल हो सकता है, कि जो भी उनकी इलनेस है उससे रिलेटेड उससे उसमें क्वेश्चंस होंगे। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एक तो डायमेंशंस ऑफ आइडेंटिटी की सिम्टम्स क्या क्या है, पेन, टायर्डनेस क्या क्या है, तो वो सब आइडेंटिटी के डायमेंशन में आ गया। कॉन्सिक्वेंसेस के डायमेंशन में क्या आएगा कि आपकी इलनेस के मेजर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं लाइफ पे वो किस में आ रहे हैं, बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। टाइमलाइन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि आप क्या सोचते हो आपकी जो इलनेस है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। कॉज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि स्ट्रेस जो है वो एक मेजर फैक्टर है इलनेस कॉज करने में, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डिप्रेशन, उस टाइम पे कॉज में ये सब कुछ इंक्लूड हो सकता है। और लास्ट है क्योर और कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि देयर इज अ लॉट आई कैन डू टू कंट्रोल माई सिम्टम्स, जैसे कि कोई किसी को कोल्ड है तो उसको पता है कि उसको क्या प्रिकॉशंस लेना है। सो ऑल दीज स्टेट लाइक ऑल दीज डायमेंशंस related to identity, consequences, timeline, cause, cure and control, बेसिकली हमने जो भी पीछे 5 डायमेंशन पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चनर्स है। और ये क्वेश्चनर IPQ ये वीनमैन ने दिया था 1996 में। ये जो क्वेश्चनर है इसको यूज किया जाता है बिलीव्स को एग्जामिन करने के लिए इलनेसेस के रिगार्डिंग, कि वो क्रॉनिक फैटीग सिम्टम है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, और उसके बाद उस पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसके इलनेस कंडीशन समझ के उसको एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करना। तो दिस कम्स अंडर मेजरिंग इलनेस कंडीशन। अब हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली फिजियोलॉजिकली या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकली यू आर इन अ गुड कंडीशन, लाइक यू फील एनर्जेटिक, यू हैव द एनर्जी टू डू समथिंग, यू फील लाइक डूइंग समथिंग। दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल, लाइक यू आर मेंटली एट पीस, यू आर हैप्पी, यू आर इन अ गुड मूड, सो दैट कंप्राइजेज अंडर हेल्दी। फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी, बिहेवियर भी, जैसे कि यू आर ईटिंग प्रॉपरली, यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, तो दैट कम्स अंडर बिहेवियर। फिर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जैसे कि इफ योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज गुड और बिहेवियर्स आर नाइस, तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि यू आर लिविंग लॉन्गर। और एब्सेंस ऑफ डिसीज, बेसिकली एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑल्सो कम्स अंडर बीइंग हेल्दी, जैसे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, तो दैट कम्स अंडर बीइंग हेल्दी। ओके, देन हम देखते हैं कि इल होने का मतलब क्या होता है। नॉर्मल फील ना करना, जैसे कि यू जस्ट फील टायर्ड ऑल द टाइम, तो दैट कैन बी वन थिंग। फिर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होना, कुछ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, लाइक यू जस्ट फील लाइक क्राइंग, या फिर यू फील टायर्ड और यू फील पेन इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो ये स्पेसिफिक सिम्टम्स में आ गया। फिर स्पेसिफिक इलनेस में क्या कुछ स्पेसिफिक इलनेस हो सकती है, जैसे कैंसर, कोल्ड, डिप्रेशन। फिर इस इलनेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि यूजुअली आप जो कर सकते थे आप वो नहीं कर पा रहे हो। ये बस एक एग्जांपल है, सपोज यू मेट एन एक्सीडेंट और उसके बाद यू कांट, लाइक फ्रैक्चर हो गया तो फिर कुछ टाइम तक यू कांट प्ले, लाइक यू कांट बी इंडल्ज्ड इन स्पोर्ट्स। फिर टाइमलाइन में हो गया कि कितना ज्यादा सिम्टम्स लास्ट कर रहे हैं, कितने लंबे टाइम तक, या फिर कितने कम टाइम तक। और बेसिकली एब्सेंस ऑफ हेल्थ, बेसिकली हेल्दी ना रहना, लाइक एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो ना करना, दैट ऑल कम अंडर बीइंग इल। ओके, देन हम एक बार लेवेंथल का जो सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है इलनेस बिहेवियर का वो समझते हैं। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज एनोटेशन। तो हम स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 में क्या क्या आता है, पहले तो इंटरप्रेट करना अपने सिम्टम्स को, फिर उसके बाद उस चीज को एक डायग्नोसिस दे देना, एक मेडिकल डायग्नोसिस करवाना, या फिर खुद के दिमाग में सोच लेना कि ये तो इस चीज से रिलेटेड है तो मुझे ये बीमारी हो सकती है। फिर इंटरप्रिटेशन करना, सिम्टम परसेप्शन करना और सोशल मैसेजेस देना। ठीक है, तो ये स्टेज 1 में आ गया कि आपने पहले इंटरप्रेट किया कि मुझे ये बीमारी है, इसके ये सिम्टम्स है, और फिर आपने लोगों को बताया कि हाँ ये सब हो रखा है मुझे। फिर स्टेज
टू क्या है? स्टेज टू है कोपिंग, कि अब ठीक है, हो गया तो हो गया, कैसे इस चीज से डील करना है, तो क्या अप्रोच यूज करना है और कैसे इस चीज को अवॉइड करना है, तो दैट विल कम अंडर कोपिंग। और स्टेज थ्री क्या है? अप्रेजल। ठीक है, कि क्या आपकी जो कोपिंग स्ट्रेटजी है वो आपको हेल्प कर रही है इलनेस से दूर भागने में, बेसिकली क्योर होने में, तो दैट विल कम अंडर कि कोपिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव है या नहीं। एक हम देखते हैं कि हेल्थ थ्रेट का रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि कोई हेल्थ थ्रेट है तो उसमें क्या क्या पॉइंट आ गए? आइडेंटिटी आ गई, जो हमने 5 वो पढ़े थे जो कि लेवेंथल और उसके कलीग्स ने दिए थे, तो उसमें आइडेंटिटी थी, कॉज था, कॉन्सिक्वेंसेस थे, टाइमलाइन थी, क्योर और कंट्रोल था। और एक हो गया इमोशनल रिस्पॉन्स टू हेल्थ थ्रेट। ठीक है, हेल्थ थ्रेट को रिप्रेजेंट 5 चीजों ने किया था। अब इसमें इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है इंसान का? फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या चीज हो रही है, तो दैट विल कम अंडर इमोशनल रिस्पॉन्स। तो इससे ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, इससे आपके कोपिंग मैकेनिज्म अफेक्ट होंगे। लाइक अगर इस चक्कर में आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप ढंग से कोप नहीं कर पाओगे, या फिर आपको लाइक जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आइडेंटिटी, कॉज की और कंट्रोल, जो भी आपका इस बारे में परसेप्शन है, ये भी आपकी कोपिंग पे अफेक्ट डालेगा, ये इंटरप्रिटेशन पे भी अफेक्ट डालेगा। और ये जो इंटरप्रिटेशन है, जो भी इंटरप्रिटेशन, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसे केसेस पता है कि वो इस बीमारी में आपके कोई क्लोज लोग, आप लोगों ने खो दिए, तो उससे हो सकता है कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा ही लाइक ऐसा हो कि जो आपकी सोशल फंक्शनिंग में अफेक्ट कर रहा है। और स्टेज 3 में भी यही होता है कि अगर कोई इमोशनल रिस्पॉन्स है, अगर आप अपनी एंजाइटी से अच्छे से डील कर लिए, तो आपने अच्छे से कोपिंग मैकेनिज्म यूज किए, उससे कोपिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव हो गई। सो ऑल दीज आर रिलेटेड। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्थ थ्रेट, इमोशनल रिस्पॉन्स, देन जो 3 स्टेजेस हमने पढ़ी, इंटरप्रिटेशन, कोपिंग और अप्रेजल। ठीक है, ये सब आपस में रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है इस चीज का। तो सपोज इंटरप्रिटेशन, जो कि पहली स्टेज थी, तो उससे डायग्नोसिस क्या आया? लंग कैंसर। ठीक है, अब कोपिंग प्रोसीजर क्या है? या तो क्विट करना या फिर कंटिन्यू करना स्मोकिंग को। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, या तो क्विट या कंटिन्यू। और आउटकम अप्रेजल क्या है? अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, और नहीं किया तो डिक्रीज होती रहेगी। अब इलनेस रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या आ गया? आइडेंटिटी क्या है? लंग कैंसर की जो भी सिम्टम्स होते हैं वो। टाइमलाइन क्या है कि लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, या साइक्लिकल है। तो यूजुअली क्रॉनिक में कंसीडर किया जाता है, बट साइक्लिकल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि इंसान जो भी सोचता है, इंसान के जो भी बिलीव्स हैं, उसको जो भी नॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है। फिर कॉज क्या था? कि टोबैको यूज बहुत ज्यादा था। बाकी कॉन्सिक्वेंस क्या था? कि बेसिकली कॉन्सिक्वेंस में आ गया कि टोबैको यूज करना है या नहीं, कंटिन्यू करना है, क्विट करना है, क्या करना है, तो दैट विल कम अंडर कॉन्सिक्वेंस। और कंट्रोल कैसे करना है, कि बेसिकली वो कौन सी स्टेज पे है, क्या अब छोड़ के कुछ फायदा हो सकता है, तो दैट ऑल विल कम अंडर इलनेस रिप्रेजेंटेशन। और सेल्फ में क्या क्या आ गया? सेल्फ में आ गया सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स आ गई, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कि आपकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, इनकम क्या है। तो बेसिकली एजुकेशन इसलिए इंक्लूडेड है बिकॉज इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि टोबैको से ये चीजें होती हैं, तो यू विल डेफिनेटली स्टे कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस। और बिहेवियर में क्या आ गया? कि निकोटिन डिपेंडेंस कितना है, कम करना है, ज्यादा करना है, सोशल सपोर्ट कैसा है, लाइक अगर एडिक्शन हो भी गया तो सोशल सपोर्ट के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सो दैट ऑल विल कम अंडर सेल्फ। ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्स जिसको हम बोल सकते हैं। सो आई होप इससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमने लेवेंथल और उसके कलीग्स की थ्योरी अच्छे से समझ ली है, इलनेस कॉग्निशन हमने अच्छे से समझ लिया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you can ask me in the comment section. I will definitely reply.
and I hope everything is clear to you now. Thank you so much for watching the video. I will see you all in the next video.